नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं वही खास कार्यक्रम जो बीपी बढ़ाता है घटाता है, थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब ये मैं अक्सर कह रहा हूं, बतेरे प्रोग्राम है यूट्यूब पे यहाँ वहाँ। मेरा वाला दिल कमज़ोर हो तो मत देखा कीजिए। थोड़ी टीआरपी कम आ जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन नेताओं का बीपी इतना ऊपर नीचे होता है कि कई बार उनके लिए करेले का जूस और नीम का पत्ता ये साथ रखना पड़ता है कि बीपी ऊपर नीचे ना हो, दिल की धड़कनें ठीक रहें। अब ज़्यादा मीठा मीठा तो आजकल हर नेता बोलते हैं, तो उनकी शुगर लेवल जो है, डायबिटिक चीनी का लेवल वो भी बढ़ा रहता है। अब ये थर्मामीटर लगाने का दौर पिछले कई दिनों से हम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पब्लिक के पास भी जाते हैं, उनको भी लगाते हैं और नेताओं को भी लगाते हैं। आज एक ऐसे महानुभाव हैं जिनको थर्मामीटर लगाने जा रहे हैं, जो चर्चा में जबरदस्त तरीके से रहे। उम्र कम है, घर में झगड़ा हुआ, एक नई पार्टी बना ली। पिछली बार विधानसभा में कुछ नंबर्स ऐसे आए कि सरकार में बैठने का मौका मिल गया और उप मुख्यमंत्री हो गए। कुछ दिन पहले हटे, अब ये पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझ गए होंगे दुष्यंत चौटाला हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सोच रहा था कि पहले ये पूछ लूं कि आप जेजेपी में ही है ना इस वक्त अभी? कोई शक है? ना, शक इसलिए है कि जब आप व्हाट्सएप ऑन कीजिए तो पता चलेगा जी फलाने जिले का जिला अध्यक्ष चला गया, फिर फलाने का मीडिया अध्यक्ष चला गया। मतलब एक दिन तो सुबह उठे तो पता चला कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ही चले गए। तो मैंने कहा पहले ही पूछ लेता हूं कि जेजेपी में ही है ना अभी आप? शशि जी, राजनीतिक तौर पर ये दुष्यंत जी की थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए भाई, बहुत जरूरी है। आना जाना जो लोगों का है ये तो चलता रहेगा, और कोई एक पार्टी जननायक जनता पार्टी नहीं है जिससे लोग कभी गए हों। हमारा तो निर्माण हुए मात्र 5 साल हो, और 5 साल के अंदर बहुत साथी आए भी हैं, बहुत साथी जाएंगे भी या गए भी। मैं ये मानता हूँ हमारी निष्ठा सोच साफ है, जो काम हमने करना है हम करते रहेंगे। हाँ जरूर, जब जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ था उस समय निशांत सिंह जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से पीड़ित होकर आए थे, और इस सफर में उनने साथ भी दिया है। मैंने कभी उनके पीड़ित होकर चले गए। पीड़ित क्यों है वो, उसका जवाब तो वो दे पाए। मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं उनके नए सफर के लिए। अब कांग्रेस में है तो मतलब अब जिस पार्टी में, मुझे याद है जब आपकी नई पार्टी बन रही थी, है ना, केसी बांगड़ साहब, निशांत सिंह, कई लोग हैं जिनका जिक्र होना चाहिए। और मतलब फ्रंट पे तो नहीं, पीछे से कोई मिस्टर बेनीवाल, मीनू बेनीवाल करके, ये कुछ नाम थे उस वक्त, बहुत चर्चा में थे कि ये जेजेपी के साथ जा रहे हैं। लेकिन निशांत सिंह जी का जाना, आपके 10 एमएलए जीत करके आए, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन निशांत सिंह जी का जाना, ये लगता नहीं है कि जेजेपी को सोचना चाहिए? और आप कह रहे हैं, आप करता धरता हैं, आप इस पार्टी के का चेहरा है, आप कह रहे हैं आपको पता नहीं कि आपके घर में वो दुखी क्यों थे, दर्द क्यों, कहाँ जख्म? देखिए, राजनीतिक तौर पे बहुत लोग फैसले देते हैं और फैसले लिए जाते हैं अपने भविष्य को देखते हुए। आज उनको ये लगता है कि संघर्ष के इस दौर में उनसे ये फैसला लिया गया है, तो वो उनका निर्णय है। और मैं एक चीज पिछले 10 साल की इलेक्टेड पॉलिटिक्स में सीखा है कि जब लोगों ने मन बना लिया और निर्णय ले लिया कि हमने जाना है, तो आप कोई प्रयास कर लीजिएगा, वो रुकेंगे नहीं। ये दौर चौधरी देवीलाल जी ने भी देखा है और आज हम भी देख रहे हैं। समय अलग हो सकता है,
हम और पार्टियों का उदाहरण ले या और पार्टियों से समझे, तो कितनी ऐसी पार्टीज हैं जिनने संघर्ष किया। शायद भारतीय जनता पार्टी को मैं हरियाणा में उठा लूँ, सिरसा जिले में मात्र 5 लोग थे, और आज दौर देखिए, समय आएगा, और जब जब समय आएगा, जब जब आपके साथ उससे ज़्यादा अच्छे, उससे ज़्यादा मजबूत लोग भी खड़े मिलेंगे। आज पार्टी की रचना करने में जिनने सहयोग दिया, आप तो मात्र 10, 20, 30 लोगों के नाम जानते हैं, हम तो उनको भी जानते हैं जिनने बूथ लेवल पर पार्टी के संगठन को खड़ा किया। और आज वही रीढ़ की हड्डी है। नेता नाम और चेहरा हो सकते हैं, संगठन की रीढ़ की हड्डी वो बूथ पे खड़ा कार्यकर्ता है, जो पोलिंग के दिन भी संगठन की सोच को मजबूत रखे हर परिस्थिति में। नहीं, लेकिन ये है ना, जैसे मैं बहुत गंभीरता से ये समझना चाह रहा हूँ, निशान सिंह और भी कई लोग हैं, है ना, दर्जनों, मतलब डेली आपके यहाँ से, अभी भी जब मैं आपका कार्यक्रम करने बैठा तो कोई गुड़गांव में चला गया, तो कोई कहीं चला गया, मतलब वो लाइन लगी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई छोटा हो बड़ा हो, लेकिन पार्टी तो बूंद बूंद से सागर भरता है। एक चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब तो ऐसा है, जिन लोगों ने 4 साल पहले साथ छोड़ा था किसान आंदोलन में, हाँ, वो आज जाता हुआ भी लिखता है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसको भी तो अखबार में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे जगह तो चाहिए। चलिए, वो एक ठीक है, मैं इस दौर को समझता हूँ। जिस रफ्तार से लोग जा रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप दिग्विजय, आपके पिताजी अजय सिंह जी, आपकी माता जी, 4 लोग रह जाए, बाकी सब झोला उठा के चल दें। शशि जी, फिर भी आप और मैं यूं ही सोफे पे मुड्डे पे बैठे मिलेंगे, यही पब्लिक होगी, इसके बीच में घूमेंगे, और फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करके प्रदेश के अंदर अपनी ताकत को दोबारा लाएंगे। क्या रुकेंगे? क्या रुकेंगे? हमारा काम यही, जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करना। क्या 4.5 साल की मेरी निष्ठा को आप छोड़ सकते हो? क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष से जो प्रदेश में निर्णय हुए हैं, उसको प्रदेश भुला सकता है? ये आप कहते हैं, लेकिन जो आम लोगों की नाराजगी है आपसे, वो यही नाराजगी है ना कि आप बीजेपी के साथ 4.5 साल रहे, किसान आंदोलन हुआ, तमाम तरह की चीजें भी, लोगों को यही तो नाराजगी है कि जिस पार्टी को, जिन लड़कों को, मैं तो लड़का कह रहा हूं, उम्र है अभी आपकी वैसी, कि जिन लड़कों को बीजेपी के खिलाफ झोला भर भर करके वोट दिया, वो जाकर के बीजेपी के साथ मिले। एक चीज मैं जरूर आपसे पूछता हूं, आपने तो हरियाणा शायद पिछले 1 दशक से ऊपर कवर किया है, क्या हमने कभी कांग्रेस, INLD, आम आदमी पार्टी या XYZ के पक्ष में वोट मांग के वो सरकार में 10 विधायक लाए? क्या हमने कभी ये कहा कि भाई हमने जिता दो? हम तो जुम्मा 11 महीने का दल था, 11 महीने का दल मैदान में उतरा, 11 महीनों में हमने काम किया, एक सोच के साथ काम किया कि प्रदेश में ये हमारे विषय है और इन विषयों को सरकार के अंदर आकर हम पूरा करें। उसमें मैंने भूपेंद्र हुड्डा को भी कोसा, मनोहर लाल जी को भी कोसा, और उसके अंदर हमारे विषय हम कैसे पूरे करें, उसके लिए हमें स्टेबल बीजेपी दिखी। हमने बीजेपी के साथ निर्णय लिया गठबंधन करने का, कोई बयान नहीं किया, अलायंस किया। क्या मेरा विजय मर्जर हो गया बीजेपी के अंदर? क्या मैं बीजेपी के सिंबल में जाकर जुड़ गया? नहीं जुड़ा। आज लोग कहते हैं 5100 पेंशन नहीं करी। बीजेपी की 18 राज्यों में सरकार है, आप पूरा इंडिया कवर करते हैं। आप मुझे बताओ किसमें क्लोजेस्ट जो हमारे है मध्य प्रदेश है 1500। क्या ये बीजेपी 3000 पहुंचा पाई? हमने पहुंचाया, अड़के पहुंचवाया, चाहे मैं 200 बढ़वाया, चाहे 250 बढ़वाया, 4 साल के अंदर इसको 3000 पहुंचवाया। आज बात करो 75% कानून की, हमने पूरा कराया। महिला को 50% रिजर्वेशन हमने पूरी करवाई, 33% डिपो में रिजर्वेशन पूरी करवाई। कितने इश्यूज हम 4.5 साल में हमारे घोषणा पत्र के पूरे करवा पाए। क्या 10 MLA विपक्ष में हम बैठते, जिनमें से अधिकतम हमारे साथ नए लोग जुड़े थे, जो शायद चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग भी नहीं थे, उनको भी साथ लेकर हम चले और चलकर हमने अपने निर्णय पूरे करवाए।
अब समय आ चुका वो, जब इलेक्शन सामने दिखते हैं, वो लोग हैं जो उस मौसम में हमारे साथ आए थे, अब मौसम बदल रहा है, करवट ले रहा है, वो दोबारा चले जाएंगे। नहीं आऊंगा मैं उस पे, क्योंकि आपकी पार्टी के एमएलए की बैठकें चल रही हैं, कभी चाय पे कभी पकोड़े पे। मैं एक चीज ये पूछता हूँ, अब 2024 में है, 2019 में नई पार्टी थी, है ना। ये अलग विषय है कि कौन आया, ओवरनाइट आया, आपने टिकट दिया, वो जीत गए। जैसे आपने खुद भी कहा कि वो देवीलाल की विचारधारा वाले थे, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्शन के समय में आना जाना रहता है और टिकट मिला, जीत गए। आज 5 साल के बाद जब आप सड़क पर घूम रहे हैं, और थोड़ी कड़वी भाषा में कहूं तो सड़क पे धूल खा रहे हैं, जहां जाते हैं लोग आपसे थोड़ा नाराजगी के साथ भी बात करते हैं, गुस्से में भी बात करते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो क्या आपको कभी सोचते हैं कि 5 साल पहले अगर सरकार के साथ, बीजेपी के साथ या किसी की भी सरकार रहती, क्योंकि आपके पास सरकार बनाने के नंबर्स नहीं थे, मात्र 10 आप जीत कर आए थे, अगर उस वक्त किसी भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी को, किसी की भी हो, उनके साथ नहीं जाते और 5 साल अगर जमीन पर संघर्ष करते, तो आज 2024 में जेजेपी की तस्वीर कुछ और होती। कड़वी नीम वाली सच्चाई बताऊं, 10 विधायक थे, शायद 4 ही बैठे मिलते। टूटने का पार्टी टूट बिल्कुल सकती। संगठन टूटता। क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी नहीं तोड़ी? क्या एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पुरानी शिवसेना को नहीं तोड़ दिया? संगठन तोड़ना कोई मुश्किल चीज नहीं है, नंबर्स का तो खेल है। और जिस तरह से कोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस तरह से सिंबल समेत पार्टी को कोर्ट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, शायद चाबी भी कोई ले जाता। तो आपको ये डर और था? क्या ये विषय जो हम पूरे करा पाए, क्या ये कभी पूरे हो पाते? जनता तो फिर भी जवाब मांगती। आज आप कह रहे हो कि हम 4.5 साल बाद धूल चाट रहे हैं। अरे राजनीतिक आदमी जब धूल से घबराने लग गया तो राजनीति क्या करेगा? क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 660 किलोमीटर राय मलिकपुर से पैदल चलकर 2009 में आईएनएलडी को 9 एमएलए से 32 एमएलए पे नहीं पहुंचा दिया था? ये धूल बिना बचा क्या है? राजनीतिक आदमी चाहे किसी प्रकार से कैंपेनिंग करता हो, कितनी मेहनत करता हो, जब तक उसके धूल मुंह पे नहीं उतरेगी रात को आके, सफेद तौलिया काला हुआ नहीं मिलेगा, वो उसका दिन सक्सेसफुल नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं, समझते हैं। आप कहते हो कि लोग गुस्सा करते हैं। अरे गुस्सा करने वालों ने 2014 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जेल जाने के बाद इस हिसार लोकसभा में मुझे सांसद चुनकर भेजा। जब लोग कहा करते थे जी डिवाइड हो चुका है, नहीं जीतेंगे, जब जीता। और 5 साल मैंने पार्लियामेंट में धक्के काटे, एक एक विषय उठाया, हिसार के अंदर पता नहीं क्या क्या परिवर्तन हम लेकर आए। और उसके बाद 3,10,000 से हरा दिया। क्यों? इशू पुलवामा था, देश सर्वप्रिय था। चौधरी देवीलाल जी को लोकसभा चुनाव में कितनी बार हार झेलनी पड़ी? क्या उनने लोगों की सेवा करनी छोड़ दी, राजनीति छोड़ दी? नहीं छोड़ी। अरे अभी तो मैं 35 हूं, आप तो कह रहे हो बच्चा। मैं तो मानता हूं, मेरे तो छोरी होने के बाद एक दाढ़ी में सफेद बाल आए। अभी आप मेरी उम्र के लोग देखो ना, सिर पूरा सफेद लिए बैठे। अभी तो मेहनत करने का टाइम है, और करेंगे, दिन रात एक करेंगे। ठीक है, ये जो आपने कहा कि अगर सरकार के साथ नहीं जाते, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो हो सकता है आपकी पार्टी ही टूट जाती, हो सकता है क्या टूट ही जाती। इतिहास गवाह है, कई सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी बता रहे हैं। लेकिन अब भी आपकी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी है। कभी सूचना मिलती है फलाने जगह 6 एमएलए चाय पी रहे हैं, कभी 7 पी रहे हैं, अब इधर जाएं कि उधर जाएं, वो कैलकुलेशन चल रहा है। आपके कैंपेन में अभी रिसेंटली यहाँ आने, अभी चूंकि हिरसा मतलब नलवा में हूँ, हिसार कंस्टिट्यूएंसी है, बगल में टोहाना है। जब मैं इस इलाके में आ रहा था तो आपको पता है मैं तो सड़क छाप संपादक हूँ, तो मैं टहलता टहलता गाड़ी घुमा करके टोहाना पहुँच गया। हमने कहा दुष्यंत जी के एक बड़े करीबी एमएलए हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, नाम है बबली, मंत्री भी बनाया।
हमने कहा जरा उनसे भी पूछें। तो हमने कहा कि ये गर्मी का मौसम, धूप इतनी कड़ी है और गर्मी इतना है, और आपके चेहरे पे तो लालिमा है, गुलाबी चेहरा है, लग रहा है कहीं बाहर जा नहीं रहे। बोले जी हमें तो 8 महीने से न पार्टी ने फोन किया है, न कोई जिम्मेदारी दी है, हम तो अभी सब कार्यों से, भार से मुक्त है। ये है आपके पार्टी के एमएलए जिनको आपने मंत्री बनाया, उनका स्टेटमेंट। क्या सम्मान में मैंने कोई कमी छोड़ी? आप बता दो। उनका कहना है कि आपने तो तरजीह नहीं दी। अगर कभी मैं अगर मैं तरजीह उसी ना दूं- दिन, जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात थी, उसी दिन निशान सिंह जी के जाने के बाद एक नए प्रदेश अध्यक्ष आए। हमने कहा पता है प्रदेश अध्यक्ष हो गए? बोले ये कब हुआ? हमने कहा आज ही की खबर है सुबह की, और दोपहर में मैं था वहां पे। बोले बताइए जी, हमें तो ये भी नहीं पता है। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूँ, सम्मान में, इज्जत में जननायक जनता पार्टी ने ना तो कोई कसर छोड़ी, जितना सम्मान शायद कोई सोच नहीं सकता था उससे ज़्यादा दिया। और उसके बाद भी कोई इस तरह की बात कहे, मेरे को सूचना नहीं है, तो मुझे लगता है आप कभी चंडीगढ़ जाए। वो कहते हैं कि आप दुष्यंत जी का मोबाइल का कॉल डिटेल चेक कीजिए, देखिए कि मेरे कभी फोन भी किया मेरे मुझे। मोबाइल पे तो दिन में इतने फोन आते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड मेरे में नहीं होगा। जिन लोगों के नहीं आते उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि मेरी लास्ट कॉल कब आई। और मैं आज एक चीज़ बोल सकता हूँ, हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत करेंगे। आप तो एक की नाम ले रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं सबकी नाम ले लूं, क्योंकि रिसेंट मुलाकात है तो मैंने आपको बोल के दिया। आपके एमएलए आपसे खुश क्यों नहीं थे? सब एमएलए ये कहते थे अधिकांश तौर पे कि सरकार में गए, मलाई सिर्फ दुष्यंत जी खा रहे हैं, डिप्टी सीएम बन गए, खूब मलाई खा रहे हैं, कभी रसमलाई, कभी गुलाब जामुन, और हम लोगों का सूखा सूखा, जिनको आप दादा दादा कहते थे, वो दादा पोते से नाराज, है ना, जिसकी वजह से आपके अपने दादा नाराज हो गए, वो दादा नाराज। इधर ईश्वर सिंह का कभी स्टेटमेंट, कभी इनका, कभी उनका, कह रहे थे कि हमारे सपोर्ट से, हमारे 10 नंबर से जेजेपी सरकार में गई, दुष्यंत जी डिप्टी सीएम बन गए, खुद तो दिन भर मलाई खाते रहे और हमें सूखे में छोड़ दिया। एक चीज़ शशि जी, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दूं, जो लोग ये कहते हो मलाई खा गया, जो लोग कहते हो, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरा ऑफिशियल टूर प्रोग्राम निकलता है। मैं आपको 4.5 साल का टूर प्रोग्राम मुहैया करा दूं। आप उठा के देख लीजिए मैं कितना फील्ड में रहा। इवन देन कोरोना हो, उसके बाद किसान आंदोलन हो, हर परिस्थिति में फील्ड में रहकर कैसे जनता की सेवा करी जाए, प्राथमिक तौर पर करें। आपको तो शायद अवसर नहीं मिला मेरे रेजिडेंस पे ज़्यादा आने का चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ का रिकॉर्ड निकलवा लो तो आप देख लो, दिन रात सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक केवल मात्र एक काम था कि किस तरीके से प्रदेश को बेहतर बनाया जाए, लोगों की समस्या निवारण की। तो आप मतलब बाकी लोगों, अगर 4 पार्टी से एमएलए इतना नाराज क्यों होते? 4 लोग जिनकी सोच आपको छोड़ने की हो और वो बहाना ढूंढते हो कि पब्लिक को फेस करने के लिए अगले को डिफेस कर दो, और उस बहाने में एक रट एक आदमी ने लगाई, और वो रट क्या थी कि भाई ये तो अकेला है। जिम्मेवारियों की बात हो, आप उस व्यक्ति से पूछना, 6 महीने इंतजार करने को कहा था, क्या इंतजार हुआ? मुझे ये कहने की जरूरत बारी बारी नहीं है मैं किसको क्या जिम्मेवारी देना चाहता था। हाँ, पार्टी नेता के तौर पर, पार्टी फ्लोर लीडर के तौर पर मेरी जिम्मेवारी थी कि किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको एमओएस बनाना है, किसको क्या चेयरमैनी देनी है। 4 विधायकों को चेयरमैन बनाया था, 2 को मिनिस्टर बनाया, क्या अकेली जिम्मेवारी रखी? बांट के बैलेंस कर कर इस उम्र में भी वो सहनशीलता रखी कि मुझे किसी के लिए कड़वा नहीं बोलना जिंदगी में। और मैं आज आपको वादा कर सकता हूँ, 35 का हूँ, 40 साल भगवान आपको स्वस्थ रखे, आप भी माइक पकड़े रहे,
40 साल बाद भी मेरे मुंह से उनके बारे में कड़वा नहीं सुने। मैंने भी सहन किया है, जहर के घूंट पिए हैं, मगर जीवन में और चौधरी देवीलाल जी को आदर्श मानते हुए सीखा है कि लाइफ में आगे लोग बढ़ाएंगे, चेहरे तो रातों रात बनाए जा सकते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने कितने चेहरे बनाए थे? आपको 82 का रिजल्ट याद होगा, कितने रह गए थे? और ऐसा भी हुआ था कि हरियाणा भवन से तपासे जी से मिलके चले और चौधरी देवी सिंह के घरोंडा घर पर पहुंचने से पहले 2 तो बस से विधायक गायब हो गए। दिल्ली पहुंचे, एक और बाज गया। मगर क्या चौधरी देवीलाल जी रुके? नहीं रुके। 87 के अंदर फिर मेजॉरिटी के साथ उनकी गवर्नमेंट बनी। तो समय की बात है। मेरे पे गुस्सा एक चीज का है और मैं सबके बीच में मानता हूं, किसान आंदोलन का है। आज जो वोटर है उसके मन में अगर पीड़ा है तो केवल मात्र किसान आंदोलन में इस्तीफा नहीं दिया, मगर क्या पिछले 1.5 महीने में प्रोक्योरमेंट से उस किसान की पीड़ा को और बढ़ावा नहीं मिला? आज आम किसान कहता है कि दुष्यंत था, इतने 2 दिन में उठ जाती थी गेहूं, 2 दिन में पैसे आ जाते थे, मंडियों के अंदर लाइनें नहीं लगती थी। इस बार देखिए हालात। नहीं, लेकिन अब ठीक है, किसान आंदोलन हुआ है ना। आप जहां कैंपेन में जाते हैं कई जगह पे, आपका कई जगह पे विरोध हो रहा है आपका, है ना। दिग्विजय जी का, अजय सिंह जी का वीडियो वायरल होते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया वाला जमाना है। एक तरफ एमएलए भी नाराज, एक तरफ कई लोग नाराज। नाराजगी का आलम ये कि विरोध भी हो रहा है। गांव में कहते हैं घुसने नहीं देंगे। शशि जी, मैं एक चीज मानता हूं, यही वोटर्स हैं जो जिताते भी हैं, यही वोटर्स हैं जो हराते भी हैं। मेरे को तो मेरे जीवन काल का एक विरोध याद है। कंडेला के अंदर चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, गोलियां चली। जब तो मैं स्कूल में था, मुझे तो पता भी नहीं वो वाकया क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का शाहपुर गांव है, उसका एक पहली कैजुअलिटी जो हुई थी कंडेला में, शाहपुर की हुई थी। मैं पहली बार गया और पहली बार जब मैं वहाँ गांव में 2009 के चुनाव में गया तो डराया जाता था कि जी गांव में नहीं बढ़ने देंगे, पत्थर मारेंगे, विरोध करेंगे। 2 चाय के प्रोग्रामों पर गया, मात्र 2। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उचाना का हिस्सा है, इसलिए बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। 2 में गया, मगर 2 के बाद गांव के 100 लोगों ने और साथ दिया और आज उस गांव में जीते हम। राजनीतिक तौर पे राजनीति करने वाले आदमी का विरोध समय अनुसार होता है। क्या इंदिरा गांधी का विरोध नहीं हुआ? क्या नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं हुआ? क्या चौधरी देवीलाल जी का विरोध नहीं हुआ? विरोध हुआ है, मगर विरोध करने वाले अपने हैं। और एक चीज फैक्चुअली बता सकता हूं, झूठ और भ्रम 1 मिनट में फैलाया जा सकता है, सच्चाई को पहुंचाने में हमेशा समय लगता है। आज नहीं, आज से थोड़े टाइम बाद जब आप दोबारा कैमरा लेके, लोग गुस्सा निकालेंगे, वोट के माध्यम से भी निकालेंगे, फील्ड में भी निकालेंगे, वही साथ देंगे, वही अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाने का काम करेंगे। मगर जब करेंगे तो मैं कहता हूं, आप यूं ही मेरे को इस मुद्दे पे मिलना कि मैं अब पूछूं कि आप बताओ कहां से बहुमत आ गई, अब कहां से सपोर्ट आ गई। जो किसान आंदोलन में हुआ है ना, आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आए, ठीक है, आपके उनसे कई लोग आहत भी हुए। अपने अपने उन स्टेटमेंट को देखने का अपना अपना नजरिया है, लोगों का है। क्या आज लगता है कि आपको उन तमाम लोगों से जिसका दिल दुखाया माफी मांग लेनी चाहिए? अगर वो बोलेंगे तो उनके साथ बैठ के करके मांग लेंगे। आप बताओ, घर के मेंबर हुए, आज मैं तो हर वोटर को परिवार का सदस्य, हर हरियाणवी को परिवार का सदस्य मानता हूं। किसी के मन में पीड़ा है तो मनाएंगे ही। आपके घर में शादी होती है, शादी में सबसे ज्यादा रूसता कौन है? फूफा और जीजा। क्या छोरी के हस्बैंड को छोड़ के आते हो? जाके मनाओगे, घर में ले आओगे।
आज किसी के मन में गिला शिकवा है, जब ब्याह में मना के लाते हैं, चुनाव में तो उससे पहले ड्यूटी बनती है। आज उनको लाएंगे नहीं तो आगे वोट मिलेंगे कहां से? हमारे ही रूसे हुए हैं और हमारे ही मानेंगे। अगर उनने जाना होता इन नेताओं की तरह तो अब तक छोड़ के चले जाते। ये वोटर है जिसके मन में आज भी चौधरी देवीलाल जी जुड़े हुए हैं। जाएंगे, बनाएंगे, दोबारा जुड़ के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.5 साल आप रहे बीजेपी के साथ सरकार में, गठबंधन टूटा। कई लोग ये कहते हैं और नॉन बीजेपी नॉन जेजेपी वाले लोग, खास करके कांग्रेस के लोग, आईएनएलडी के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और जेजेपी का अलग होना ये कोई अचानक नहीं हो गया, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपसी समझौते के तहत ये दोनों अलग हुए। ये प्लानिंग का हिस्सा है, ये योजना का हिस्सा है, ये कोई अलग नहीं हुए। आज भी दोनों एक हैं। जेजेपी को बाहर इसलिए किया गया, जेजेपी को कॉन्फिडेंस में लेकर के कि आप बाहर जाइए और जो बीजेपी के खिलाफ वोट हैं आप बीजेपी को गाली दीजिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाइए, आईएनएलडी को नुकसान पहुंचाइए और जो बीजेपी के खिलाफ वोट है उसमें बंटवारा कराइए ताकि बीजेपी को जीतना, बीजेपी के लिए जीतना आसान हो जाए। शशि जी, ये जो स्टेटमेंट आपने बोली, ये आपने सुनी नहीं क्या? सुनो, या मेरे से पहली बार सुन रहे हैं? आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। आप पत्रकारिता करते हैं। 2 हरियाणा के पॉलिटिशियंस बताओ जिनने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी। मैं तो कह रहा हूं ना, कौन कि है? कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा हर जगह ये बात कही जा रही है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी आपसी समझ और दोस्ती में टूटा। आपने वही लाइन पूरी रिपीट कर दी। मैंने आपसे अलग सवाल पूछा। मैंने आपको कहा मुझे 2 हरियाणा के पॉलिटिशियंस बताओ जिनने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी। अरे कांग्रेस के अब इतना नाम बताइए ना। हुड्डा जी होंगे, उदय भान जी होंगे, कांग्रेस के सभी लोग होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नहीं, वो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। आप बीजेपी जेजेपी गठबंधन में अभय जी कह रहे हैं, जो आपके चाचा जी हैं, वो कह रहे हैं, तो भाई यही लोग हैं ना। अरे आप मेरे को एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्या भूपेंद्र हुड्डा, बेसिंग चौटाला, उदय भान या XYZ ये चाहेंगे कि जननायक जनता पार्टी संगठन के तौर पे खड़ी रहे? आप क्या चाहेंगे कि वो मजबूत हो? अरे क्यों चाहूंगा मैं क्या चाहूंगा? क्या मैं चाहूंगा बीजेपी मजबूत हो? अब कोई नहीं चाहेगा। मैं तो ये चाहूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ सरकार बनाने आई है, सरकार में जाएगी तो जो उसका एजेंडा है, विचारधारा है, वो इम्प्लीमेंट होगा। भजन गाने कोई नहीं आएगा। आप मुझे ये बताइए, हमारे 6,48,000 वोट 2019 में आए। अगर मैं वो आंकड़ा क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं किसी की बी टीम तो नहीं? अगर मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं बी टीम नहीं रहूंगा। मतलब अगर कांग्रेस के बी टीम का डेफिनेशन क्या है? अरे भाई, आप बोलते हो बी टीम, भाई आप उनकी भाषा को मेरे आगे रख रहे हो कि वो बी टीम बोल रहे हो। जो वो कह रहे हैं वो तो मैं रखूंगा ना आपके सामने कि उस पे आपका जवाब क्या है। शशि जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, आज के दिन किरण चौधरी की टिकट काट दी, वीरेंद्र सिंह जी के छोरे की टिकट काट दी ना। हाँ। इसका मतलब तो भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की बी टीम बन गए। बीजेपी के कई ईडी के केसेस से डर के मारे ये फैसला ले रहे। मैं कल ये कह दूंगा, फिर क्या कहेंगे? क्या बेसिंग चौटाला वीरेंद्र मराठा का समर्थन करेंगे, रोहतक के अंदर किसी और का समर्थन करेंगे, अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो आईएनएलडी क्या बीजेपी की बी टीम होगी? अरे हम वादा तो रखते हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष छोड़ गया, विधायक भागने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर भी 10 उम्मीदवार उतार रहे हैं और मजबूत उतार रहे हैं। दम तो है। उनकी तरह कमजोरी तो नहीं दिखती कि झाड़ू को 1 टिकट दे दो। अरे कांग्रेस की कमजोरी है
गठबंधन है। अरे जो लोग राज लाने की सोचते हैं उनको बैसाखी लेनी पड़ रही है, आज हमें तो जरूरत नहीं। अरे तो 2019 में आप भी तो उसी झाड़ू के साथ गठबंधन कर करके अरे आप जब और तो- अरविंद केजरीवाल दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे अरे बड़ा मैं- भाई छोटा भाई। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा, 2019 में तो हम बहुत कमजोर थे। हाँ। जब अब तो पार्टी 2024 में बहुत मजबूत हो गए। मजबूत तो होएंगे समय के साथ, कैडर बनेगा, लोग आएंगे जाएंगे। क्या हमने फील्ड छोड़ दी? अच्छा, ये आप जेजेपी से पूछिए तो वो कहेगी कि आईएनएलडी बीजेपी की बी टीम है, हुड्डा साहब ईडी से डर रहे हैं वो बी टीम है। कांग्रेस से पूछिए वो कहेगी जेजेपी आईएनएलडी बी टीम है ना। और उसके बाद फिर जेजेपी से पूछिए तो कहेंगे ये दोनों, मतलब तीनों एक दूसरे को बी टीम बताने में व्यस्त हैं। पूरी ताकत आपके चाचा जी कहेंगे कि ये जेजेपी वाले जो है ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनके इशारे पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। मैं तो एक चीज मानता हूं, अगर खुद में दम है, खुद मेहनत कर सकते हो, खुद जो तो आपने कहा ना धूल खा सकते हो, तो आप किसी की ए बी टीम नहीं हो। वो दौर भी देखा है जब प्रदेश में चौधरी देवीलाल 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनाव हार गए थे, और उसके बाद भी उनने अपनी मेहनत को चलाए रखा और जीत के आए। 91 में वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद के दौर में ग्रीन ब्रिगेड बनी, लोग भाग गए, लोग भागते रहे। क्या वो बैठे कभी? आज ए टीम बी टीम नहीं है। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि हम अपना वोट शेयर भी बढ़ाएंगे, मजबूती से लोकसभा चुनाव को भी लड़ेंगे, और धीरे धीरे आज तो 25 दिन से ऊपर समय है, कैंडिडेट आने शुरू हैं। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जनता के अंदर परिवर्तन भी आएगा और हमारे लोगों को वोट मिलेंगे भी, और हम जीते सीटें जीतेंगे भी। ठीक है, एक चुनाव जो है ये गुणा भाग है ना। बीजेपी जब भी 1 to 1 फाइट यानी सीधे मुकाबले में जाती, बीजेपी वर्सेस कोई भी एक पार्टी हो जाए, तो बीजेपी मुश्किल में आती। जब भी त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, फोर कॉर्नर्ड हो जाए, मल्टी कॉर्नर्ड हो जाए, तो होता क्या है कि कोई भी, चाहे बीजेपी सत्ता में, इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं, पंजाब चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है, सत्ता के खिलाफ जितने वोट बैंक है या जो भी वोट है, अगर उसमें बंटवारा होता है तो सत्ता में जो भी पार्टी है उसके लिए जीतना आसान हो जाता है। अब हम बीजेपी इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के खिलाफ जितने वोट हैं वो सब बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन कुछ दुष्यंत चौटाला के साथ चले जाएंगे, कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चले जाएंगे, कुछ अभय चौटाला के साथ चले जाएंगे, कुछ मराठा के साथ चले जाएंगे, कुछ बहन मायावती के साथ चले जाएंगे। तो ये आप सब के सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ा तबाह कर दिया, उसको हटाना चाहिए, और ये सब के सब बीजेपी को अल्टीमेटली मदद कर रहे हैं। ये थ्योरी है। ये थ्योरी पैदा कहाँ से हुई है, मेरे को तो आज तक समझ नहीं है। अगर इस थ्योरी पे राजनीति हो तो रीजनल पार्टीज की तो पेटी पैक है, फिर तो घर बैठ जाते हैं कि बड़ी पर्ची है, 2 पार्टियों में चुनाव लड़ा जाएंगे, वही सरकार चलाएंगे, हम तो बैठ जाते। आज के दिन ये थ्योरियां डेवलप किस सोच के साथ हो रही है मुझे नहीं पता। जब तक स्टेट की वॉइस को नेशनल वॉइस में जगह नहीं मिलेगी, स्टेट सक्सीड नहीं करेगी। हमने 9 से 14 का दौर में 10 के 10 कांग्रेस के सांसद देखे हैं, और गूंगी बहरी सरकार थी, एक बार भी हरियाणा का नाम पार्लियामेंट में गूंजा। 14 में मैं, चरणजीत रोड़ी, दीपेंद्र हुड्डा विपक्ष के 3 सांसद थे। रिकॉर्ड उठाओ कितनी बार उठी ये बातें। 19 से 24 फिर 10 के 10 बीजेपी के सांसद आए। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा लो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का, कितनी बार हमारे सांसदों ने हरियाणा के किसी विषय को उठाया। ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये अपने विषय पर, अपने धरनों पर, अपने वाद विवाद पर अपने सांसदों को बिठाए रखती है। स्टेट सेंट्रिक कभी आवाज नहीं उठती। लेकिन और मैं हमेशा कहता हूं जब तक हरियाणा को आवाज पार्लियामेंट में नहीं मिलेगी, जब तक हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह नहीं मिलेगी, हरियाणा की समस्याओं को देश लेवल पर उठाया नहीं जाएगा। मुझे वो दिन भी याद है
एक एसपी रैंक की ऑफिसर को फतेहाबाद के अंदर जलील किया गया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर विरोध किया। अगले दिन एक्शन हुआ। जब हमारे ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल बनाया था, मैं आधी रात को उसकी इंश्योरेंस पोल्यूशन कराकर पार्लियामेंट के अंदर ट्रैक्टर लेकर गया था, नहीं गया था, वापिस एग्रीकल्चर व्हीकल बनाकर। कि काम करने पे है, उनको पता है हमें फील्ड में रहने पर कि रीजनल प्रॉब्लम्स क्या है, और रीजनल प्रॉब्लम्स जब जो उठाएगा तभी जाकर अपने रीजन की समस्या। लेकिन इन छोटी पार्टियों का गुजर बसर भी नहीं है ना। इन बड़ी पार्टियों के अगर आप रिसेंट देख ले, पिछला 10-15 साल, पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड, तो इन छोटी पार्टियों का सर्वाइवल ही नहीं हो रहा है इन बड़ी पार्टियों के बिना, या तो इस खेमे में या उस खेमे में। ये आपको लगता है शशि जी? मैं लगता नहीं, मैं तो जो आंकड़े हैं पूरे देश पिछले 10, 12, 15 साल, 20 साल, 20 साल अगर आप साउथ को छोड़ आप दें 20 साल की राजनीति पे मत जाओ। इस देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री से उदाहरण लेने शुरू करो। एक दौर था सिर्फ कांग्रेस का राज होता था, और उस कांग्रेस के राज में एक सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई और एक कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। धीरे धीरे देश के अंदर सोशलिस्ट पार्टीज जो सोशलिस्ट सोच की थी, उनने अपनी जगह बनानी शुरू करी। रीजनल पार्टीज का जन्म हुआ, जिसके अंदर कपूरी ठाकुर जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे। इस तरीके के लोगों ने मूवमेंट शुरू करी थी। अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग राज बने। इवन नेशनल लेवल पर रीजनल सोच के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। फिर दौर आया दोबारा कांग्रेस का, एक बारी दौर आया, फिर कांग्रेस टूटी। हाँ, लेकिन एक लंबे समय से, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। यूपी हो चाहे एनडीए हो। शशि जी, मैं मेरी बात रख रहा हूं। ठीक है। फिर दौर आया 90s का, फिर रीजनल पार्टीज ग्रो करी। फिर दौर आया दोबारा कांग्रेस का, एनडीए अलायंस हुआ, यूपीए बना, कांग्रेस की स्टेबल गवर्नमेंट आई, 2 टेन्योर चली, बीजेपी की बनी, बीजेपी की 2 टेन्योर हो गए, मतलब एनडीए की है। अब एनडीए में तो कितने ही लोग बचे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबा चल गए या जो दुजाओ के वापिस नहीं आए। ये तो देखने की बात है कि क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस बनते हैं, अलायंस टूटते हैं, किस विषय पे बनते हैं। वो भी दौर यूपी ने देखा है जब मायावती जी, कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े। ठीक है, मैं वापस आता हूं। आपने अच्छा हुआ जिक्र कर दिया एनडीए का। आपकी जब बीजेपी के साथ सरकार थी तो पोस्ट पोल अलायंस था, सरकार बनाने के लिए था। लेकिन सुना कि दिल्ली में एक बैठक हुई एनडीए की, वहां रसमलाई सुना, बड़े साइज वाला, आप भी खा रहे थे वहां, और आपको ये लगा कि अब तो हम एनडीए के हिस्सा हो गए, अब तो हमें जो है बीजेपी 10 सीट है हरियाणा में तो 5 हमें देगी, क्योंकि रसमलाई का साइज बड़ा था दिल्ली वाली एनडीए की मीटिंग में। शशि जी, एक तो आपको रसमलाई से बहुत प्यार है, और एक चीज बता सकता हूँ, हिसार की रसमलाई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जो हिसार की अच्छी है आप उसी को ऐड कर लीजिए। आपको एक चीज बता देता हूँ कि पोस्ट पोल अलायंस हुआ, विषय पे हुआ, विषय के अंदर हम एनडीए की बैठक में गए थे ना, आप सुनिए तो सही। हाँ। विषय के ऊपर बातचीत हुई, पार्ट बने हम एनडीए का, बैठक में भी गए। बैठक के अंदर कोई सीट शेयरिंग पे कभी चर्चा नहीं थी, और उसके बाद जब सीट शेयरिंग पे चर्चा हुई तो हमारे नंबर्स मिसमैच हुए, सहमति नहीं बनी। सहमति ना बनने पर उनने अपना रास्ता चुना, सरकार चेंज करी, हमने अपना रास्ता चुना। क्या ये कहना कि रसमलाई अच्छी थी, मीठी गए थे इस उम्मीद में मेरी तो कि सुन 10 में लीजिए 5 शशि जी, मिलेगी। आप मुझे तो सुन लीजिए, 5 की तो हमने कभी भी नहीं सोची थी। मतलब मन में सोचा होगा कि नहीं, आपने कभी अच्छा, आपने ये स्टेटमेंट किया, आपने कभी हमारे पार्टी के किसी नेतृत्व से कभी ये सुना हो कि भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार को छोड़ के हम कोई सीट की कभी चर्चा करते? अच्छा, ये तो ठीक है कि ये 2 सीट मांग रहे थे। आपने खुद कहा कि हमसे ये कहा गया कि रोहतक लड़ लो, आपने कहा हम रोहतक, ये आपका ये स्टेटमेंट है और मैं कोट कर रहा हूं। आप जब टूटा तो अगले दिन आप हिसार में ये भाषण दे रहे थे कि रोहतक कहा गया, तो हमने कहा कि नहीं, हम रोहतक तो नहीं लड़ेंगे, हम तो ये 2 सीट है। अब उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा का सीना चौड़ा हो गया कि देखिए रोहतक लड़ने और नहीं लड़ने पे सरकार चली गई।
एक चीज तो दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए बोल देता हूं कि अगर उनके इस चीज का वहम है कि दुष्यंत वहां लड़ता, तो हमारा जो भी लड़ेगा वो दुष्यंत से ज्यादा मुकाबला उनको दे। और आज हम 10 लड़ रहे हैं, तब भी तो रोहतक लड़ रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे। मतलब गठबंधन छोड़ अरे दिया ना भाई, आपने, गठबंधन- आपका ये स्टेटमेंट है। अरे तो क्या हमें कहा कि रोहतक ठीक है, लड़ो, हम रोहतक क्यों लड़ेंगे? तो क्या मैं रोहतक के लिए हिसार, भिवानी और बची 9 सीटें छोड़ देता? तो मतलब आज अलायंस की बात थी, वो अलग कैलकुलेटिव रेशियो थी। आज संगठन की बात है, हम 10 की 10 पे काम कर रहे हैं। मतलब रोहतक से डर नहीं लगता है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल नहीं दीपेंद्र लगता। हुड्डा? क्योंकि उधर वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए हमसे डर कर भाग गए, और भागे ऐसा कि डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गई। अरे भाई, अगर मेरे को उनसे डर लगता तो कभी मैं राजनीति में आता क्या? उनने तो मेरे पिताजी, दादाजी को सबको जेल में डाल दिया था जब एमपी बना था उनके सामने, उनके चलिए। राज में। अब आगे बढ़ते या हैं। नहीं, अब आप बात बीच में पलट देते हो जब मैं उनका जवाब देता। ना ना ठीक है, आप बोलिए। आप ये तो बताओ, आप मेरी साइड हो, उनकी साइड हो, ना किसकी ना, मैं साइड तो हो? ना आपकी साइड हूँ ना उनकी साइड हूँ। मेरे ये को जो बात तो यहाँ रखने जो दो। लोग बैठे हैं ना, मैं उनकी साइड हूँ। आप मेरे को बात तो थर्मल मीटर लगाना हमारा काम है, टेम्परेचर ये सब नोट कर मैं रहे हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ। हाँ। राजनीति में जो आदमी आता है ना, वो घबराता नहीं है। और आज के दिन एक संगठन को खड़ा किया है। अभी तो 5 साल हुए हैं, वो तो 125 साल की पार्टी में बैठे डर रहे हैं। 125 साल की जेजेपी होगी, और जो उस समय नेतृत्व करेगा उससे पूछ लेना आज का हमारा संघर्ष इस पार्टी की क्या पृष्ठभूमि तय करके गया। ठीक है, आपने जेल की बात की, आज आते हैं। आजकल बहुत सुना मोहब्बत है आप में, नए सीएम में। गया था थर्मामीटर लगाने नायब सैनी जी को। हमने कहा एक दिग्विजय सिंह नाम के एक नौजवान है, वो कह रहे हैं कि ये नायब सैनी, पंजाब में एक चन्नी नाम सुना था आपने, कि ये नायब सैनी हरियाणा के चन्नी साबित होंगे। उनका था। और फिर मैंने पूछा कि ये जेजेपी, उन्होंने कहा, बड़ा शॉर्ट में आंसर दे दिया, कहा ज़्यादा क्या बोलूं, जमानत जब्त पार्टी। जेजेपी मतलब? मैंने 3 बार पूछा। हमने कहा कि ये मोहब्बत कुछ ज़्यादा नहीं है? बोले अब जमानत जब्त पार्टी। 3 बार रिपीट किया। ये मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री का कोट है। मैं, क्योंकि अभी उनने कार्यकाल संभाला है, जहां वो हमारी पार्टी का नामकरण कर रहे हैं 4.5 साल पहले, शायद उनके ही नेतृत्व को सरकार की जमानत बचाने के लिए हमारी जरूरत पड़ी। अगर इसी तरह की सोच किसी पार्टी के लिए किसी की है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना पॉलिटिकल सुलझा हुआ व्यक्ति हो। पार्टी का किसी का नहीं पता विधायक कब किसके कितने बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, कितने होया करते थे? आज सिंगल लार्जेस्ट है। दौर आएगा, किसका आएगा, जमानत जब्त होगी, किसकी होगी, कैसे होगी, वो जनता तय करेगी। अगर मैं इतनी डिटेल में चला जाऊं तो जिला परिषद में इनकी धर्मपत्नी भी तो चुनाव लड़ी थी। आपने तो पूछा नहीं उनकी जमानत बची थी? नहीं पूछ बची? लिया था। आपको लगता है कि? तो मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि हमारा काम, हमारे संगठन का काम करना, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। दिग्विजय ने कुछ बोला हो, मैं उस पर ना तो सहमति देता, मगर मैं एक चीज कह सकता हूं, 94 दिन मिले हैं। लोग 94 दिन के कार्यकाल को याद रखेंगे, 4.5 साल के को नहीं याद। ठीक है, वो ये भी कह वो रहे हैं 94 दिन इनका भविष्य तय करेंगे कि इनने प्रदेश में क्या करके दिखाया है, कितना नेतृत्व दे के दिखाया है। वो 94 दिन भी मैं स्पेसिफिक एक वजह से कह रहा हूं। जब पहली फुल कैबिनेट मीटिंग इनने करी और आप जैसे पत्रकार साथियों ने ये थर्मोमीटर सा मुंह के आगे लगाया, उस समय की एक स्टेटमेंट किसी अखबार में आई थी कि हमने 94 दिन का रोड मैप तय कर लिया। अच्छा, कहीं ये लोकसभा के चुनाव में वो 94 दिन का रोड मैप तय ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की परिस्थितियां बन रही। मैंने सीएम से पूछा जेजेपी के बारे में, क्यों अलग करना पड़ा, है ना? तो नायब सैनी जी का कहना था, जो मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे थे, एक शब्द बोल करके रुक गए, बोले वो कार्यशैली। हमने कहा किसकी? बोले जो
बाहर गए। हालांकि उस दिन तो कार्यशैली बोल करके रुक गए, उसके अगले दिन जो कुछ कहा वो भी मैं पूछ लूंगा आपसे। तो आपकी कार्यशैली पे बीजेपी वालों को आपत्ति थी, दिक्कत थी? अगर मेरी कार्यशैली पे कोई आपत्ति थी तो फिर मनोहर जी क्यों बाहर गए? इसी का जवाब ले लीजिए। अगर मेरी कार्यशैली पे दिक्कत थी तो अनिल विज जी क्यों बाहर गए? हम तो 1 2 3 नंबर पे थे। अगर एक की कार्यशैली खोटी थी तो बेचारे दो के किस चीज का दोष है? हमने निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। उनके पार्टी ने एक निर्णय लिया, हमने अपनी पार्टी का निर्णय लिया। बीजेपी के कई लोग जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे या कई बार ऑन कैमरा भी करें तो वो कहते हैं कि देखिए 4.5 साल सरकार चली, जो महकमे बीजेपी के पास थे उस पे एक पे भी आंच या दाग नहीं है। वो जो महकमे दुष्यंत के पास थे या जेजेपी के पास थे, आप लगातार उनकी वजह से कभी शराब घोटाला, कभी धान घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी ये कभी वो सारे के सारे जो दाग दामन पे लग रहे थे सरकार के, वो सब के सब जेजेपी की वजह से। डे 1 और 4.5 साल बाद आज कहता हूँ, शायद 1500 दिन भी नहीं हुए हमें सरकार, जिसने जांच जोनसी करानी है करा। आप बात, अरे मैं आपको अगले दिन का स्टेटमेंट था, मैं कहता हूँ कि कोई अगर कहेगा तो हम जांच करवाएंगे। अरे मैं कहता हूँ कराइए, किस चीज की जांच कराओगे? लोगों ने रजिस्ट्री घोटाला बोला था, हमने तो 7 नायब और तहसीलदारों को एफआईआर कटवा के अरेस्ट किया, कार्रवाई करी, इंक्वायरी हुई 2017 से, पता चला सारा का सारा डाटा पुराना है। आप एक्साइज की बात करते, लोग कहते शराब घोटाला हो गया। कल ही मेरे को एक ईमेल आई हुई थी किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील की जो PIL लगाता है, कि श्रीकांत यादव की रिपोर्ट है। मैंने ईमेल पढ़ी और ईमेल पे लिखा हुआ था 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। अरे मैं तो 19 दिसंबर में आया था, 16 से मेरे पे थोपोगे? आप कराइए जांच जिसने करानी है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अगर 2 महकमों की जिनकी मैंने बात करी है, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स आप भी चेक करा लेना, आपके भी सूत्रधार चंडीगढ़ बैठे हैं। 6100 करोड़ एक्साइज था, जून में एक्साइज ईयर खत्म हो रहा है, 11,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है स्टेट का रेवेन्यू। और अब देख लेना अगले साल कितना होगा, कंपेयर करूंगा अगले 1 साल बाद आपके चैनल पे बैठ के। आप रेवेन्यू की बात करते हैं, स्टैंप कलेक्शन की 6400 करोड़ था, शायद उस समय धनखड़ जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे। आज 10,500 करोड़ रुपया से ज्यादा इस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को हमने छोड़ने का काम किया। अरे मैंने गलती क्या करी है? चोरों को पकड़ा था ना, चोरी पकड़ी थी, लीकेज सीपेज पकड़ी थी, क्या सुधार ना करता? क्या वो तरीके की जो गलतियां थी, जो लीकेजेस थी, उनको ना रोकता मैं? क्योंकि एक नेक्सस टूटा तो उस नेक्सस में बैठे बहुत से लोगों को पीड़ा हुई। हाँ, पीड़ा सामने व्यक्तिगत करने के बजाय ये भी आरोप लगा था दुष्यंत तो शीशे की बोतल ला रहा है, कोई मेरी बुआ बन के घूम रही है। मैंने तो खुद उस समय के ADG CID को पत्र लिखा हुआ, 1 नहीं 3 बार, कि पकड़ो मेरी बुआ कौन है। अरे क्यों नहीं पकड़ पाए? क्या किसी और में मादा है? तो आप जांच के लिए तैयार हैं? कब मना किया? मैंने तो विधानसभा में भी खड़े होकर कहा था। अरे आप एक दिन तो बताइए मेरे मुंह से हो कि ना इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। क्या किसी चीज का जवाब देने से मैं पीछे हटाऊं? एक दिन तो बताइए पिछले 4.5 साल में कि मैंने ये कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। फैक्चुअली एक चीज का जवाब दिया, और आज भी 4.5 साल बाद भी पूछ लोगे तो भी जवाब दूंगा। ठीक है, ये बीजेपी में ये कहा जा रहा है, अभी मोदी जी का एक स्टेटमेंट भी है कि 2014 जो चुनाव था 2014 का, वो उम्मीद का चुनाव था, 2019 विश्वास का चुनाव था और 2024 गारंटी का चुनाव। मोदी जी का ये कहना है कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, इतने वर्षों का जो अनुभव है, काम है और पूरे सिस्टम को जो समझ लिया, अब वो जो कह रहे हैं
वो गारंटी है। इतने वर्षों के अनुभव के बाद अब वो कह रहे हैं कि अब जो कह रहा हूं अब ये गारंटी है। पहले उम्मीद थी, फिर विश्वास, अब गारंटी, और इस बार 400 पार। गारंटी किसकी? गारंटी देश को विश्व गुरु बनाने की। किसकी? मोदी की गारंटी। चलो, एक चीज तो आप मानने लग गए कि बीजेपी पीछे छोटी पड़ गई है। नहीं, आपने देखा नहीं क्या? एडवर्टीजमेंट, भाषण, इश्तिहार, इतने इनोसेंट तो आप है नहीं ना, इतने भोले तो आप है नहीं। मैं आपको 1900 आप कितने भोले हैं ये जाके दादा गौतम से पूछिए, बबली से पूछिए, ईश्वर सिंह से पूछिए। ये मोदी की गारंटी तो आपने देखा होगा ना। आपको शायद, मेरा जन्म तो 88 का है, 77 का एक वाक्य, आप तो उस समय पैदा हुए हुए थे, 77 का वाक्य बता देता हूँ कि एक उस समय बात हुई थी, कांग्रेस से बड़ी इंदिरा होगी थी। हाँ भाई, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। क्या नतीजा आया तो सबको पता है। आप बता दो ना, हमारी उम्र के लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे। नहीं, सबको पता है। अरे नहीं पता, सफाया हो गया था। इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, कांग्रेस का सफाया हुआ था, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये नई जनरेशन को बताने की जरूरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज कोई कहता हो कि जी 400 पार हो रहे हैं तो ये भ्रम है, और रीजन दे सकता हूं। आप नॉर्थ इंडिया उठाकर देख लो, कहीं भी प्लस नहीं हो रही। प्लस करोगे कहां से? 303 में प्लस भी तो होनी चाहिए। आज जो गारंटी विश्वास है, नंबर्स आएंगे तभी तो गारंटियां बनेंगी। ये बड़े बड़े वादे करने बहुत आसान है, राज में हिस्सेदारी लाकर पूरे करने बहुत मुश्किल है। हमने 4.5 साल दुष्यंत ने जो वादे करे थे उनको अंतिम छोर तक वादे को पूरा करके पहुंचाया तो सही। चाहे 19 पहुंचाया, चाहे 20 पहुंचाया, चाहे 21 करे। तो आपको क्या लगता है ये 400 पार नहीं है क्या? बहुत दूर तक भी नहीं। तो आपको तो लग रहा होगा कि ये 50-55 पे ही निपट जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टी 50 पे निपटे, 100 पे निपटे, तो 200 कितने तक? ये तो आपके एग्जिट पोल, आपके थर्मामीटर ज्यादा देश का ज्ञान दे सकते। नहीं, आप भी घूमते रहते हैं हरियाणा में 10 थे इनके। हाँ। ये तो बोल देता हूँ, आधे भी नहीं आते। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हरियाणा में जो 10 थे वो 5 भी नहीं आएंगे? बिल्कुल लगता है। मतलब 5 के नीचे, आप अपर लिमिट 5। आप अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बात कही कि 94 दिन, हाँ, आप गिन लेना, मार्क माय वर्ड्स, फिर वी विल सिट एंड टॉक 4 जून के बाद। तो आपको लगता है बीजेपी हरियाणा में 5 के ऊपर नहीं जाएगी? मुझे 5 भी खींच के लगते हैं। अच्छा, तो बाकी 5 कौन? जेजेपी भी है, कांग्रेस भी है, और भी पार्टियां हैं। अभी तो मैदान में चुनाव तो बनते बनता है। अभी हमारे वाले ना किसान, कोई बेचारा सरसों बेच के आया है, गेहूं बेच के आया है, तूड़ी बना रहा है। ये जो शहर में व्यापारी है, ये शादियां बहुत थी, अपनी दुकानों में व्यस्त थे। अभी पॉलिटिकल मूड तो बनते बन रहा है। राजस्थान में 25 थे, आज कोई राजस्थान का आदमी मिला, कहते जी शायद आधे भी ना आए। अच्छा, तो ये जो माहौल है, ये जो साउथ की गर्मी अभी नॉर्थ में आ रही है ना, ये अपना तापमान बढ़ाएगी। और इस बार तो मई 25 का चुनाव है। मई 25 को हिसार का टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो आपके अच्छे थर्मामीटर भी फेल हुए मिले। आखिरी दौर में है। चौधरी वीरेंद्र सिंह से आपकी मोहब्बत तो अच्छी ही है? बहुत ज्यादा है। हा? तो जिनको था, मैंने तो कहा चौधरी साहब को कि 2-3 दिन और इंतजार करते तो पता नहीं, है ना। तो अब उनका क्या पॉलिटिकल आपको लगता है कि स्टैंड रहेगा? हालांकि चौधरी साहब ने मीटिंग की है जींद में, विजेंद्र भी थे, प्रेमलता जी भी थी, और कहा है कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, उस विचारधारा में यकीन रखते हैं। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि श्रीमती नैना चौटाला जी उचाना विधानसभा के सेगमेंट से इस लोकसभा में सबसे बड़ा मार्जिन लेके निकलेगी। मेरा कर्तव्य, ड्यूटी बनती है कि अब और जी जान लगाकर काम करें। ठीक है, अब आखिरी है और रैपिड फायर आपने देखा होगा, मैं एक एक नाम लूंगा और आपको एक लाइन में उसको डिफाइन कर देना है। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस की जो आज हालत है वो न्यूक्लियर बम जैसी है।
चेन रिएक्शन पता है ना कैसा है? वो कौन सा है, चेरनोबिल इफेक्ट बोलते हैं, कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। अंदरूनी घात इतना ज्यादा है कि धीरे 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 वो खुद को भस्म करके मानती है। INLD आखिरी चुनाव, आखिरी चुनाव INLD का। भाई अगर 6% वोट नहीं लिए तो इलेक्शन कमीशन चश्मा तो छीन लेगी। तो आपको लगता है INLD का ये आखिरी चुनाव है? 6% वोट लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे कुरुक्षेत्र का आंकड़ा बता दो कितना है, फिर मैं बताता हूँ वोट कितने % आएंगे। ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा। वो सब मैं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे दिखा रहा हूँ, थर्मामीटर लगा रहा हूँ, एपिसोड सब पड़ा है, सब लोग टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। बीजेपी डिमिनिशिंग, उसका हिंदी भी बता दीजिए, बाकी सब लोग समझ जाएंगे। डिमिनिशिंग का मतलब है गिरते हुए। कितना नीचे तक? 303, 203 हो जाए, क्या पता। 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, इसलिए तो 303 को 203 पे लाया हूँ। ठीक है। आम आदमी पार्टी वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ चुकी है। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज्ड हो रहे हैं, उम्र हो गई, खुद ही कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है, तो एज्ड ही हो गए। पॉलिटिशियन तो मुझे बादल साहब शायद उस समय 82-83 के थे, और मैं चौटाला साहब उनकी सेहत का हाल लेने चले गए, तो चौटाला साहब ने बोल दिया कहीं सुखबीर जी को मुख्यमंत्री बना दो। तो उस समय कहने लगे, कहते राज और खाज तो खुद करे मजा है। मैंने पहला पॉलिटिशियन देखा है जो बीच में छोड़ के कहता है कि मेरा आखिरी चुनाव। ठीक है। अभय सिंह चौटाला नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। मनोहर लाल खट्टर, अब मैं उनके लिए ये बोल सकता हूँ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। हाँ, मेरे साथ 4.5 साल रहे हैं। 4.5 साल के अंदर मैंने नहीं कभी काम से हटते देखा। काम करते हैं और अपना मेहनत के साथ करते। नायब सिंह सैनी, बहुत अर्ली है रेट करने के लिए। अनिल विज, गुड मैन। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और हमारा काम तो थर्मामीटर ही लगाना है, टेम्परेचर नोट करना तो जनता जनार्दन का काम है। हाँ, सिर्फ इतना बताता हूँ कि मेरे वाले पे टेम्परेचर अगर 55, 60, 75 भी चला जाए रीडिंग, 75 डिग्री सेल्सियस, तो भी कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग पे आ जाता है, क्योंकि अपर लिमिट उसमें 150-200 का इसलिए रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दुष्यंत चौटाला जी थे, और बाद बाकी आप समझिए, 35 की उम्र है, जवान है, तजुर्बा भी अब हो गया है, पब्लिक का की जो मोहब्बत है वो भी आपको मिल रही है, वो भी मिलती हुई आप देख ही रहे। हर तरह की मोहब्बत मिल रही है, कहीं गाड़ी रोक कर, कहीं माला पहना कर। हमारा काम सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम। और पॉलिटिकल इंटरव्यूज में मैं सिर्फ आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि जब जिस भी नेता से मैं बात कर रहा हूँ, उनको बोलते हुए सिर्फ मत सुनिए, बोलते हुए उनके चेहरे के भाव को भी पढ़िए, फिर रीडिंग सही आएगी। बाद बाकी 4 जून को जिसके घर मिठाई बटे, जिसके घर लड्डू बटे, हम लोग चलेंगे वहीं लड्डू खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।